भारतीय संस्कृति में स्त्री की भूमिका पुरुष से कहीं अधिक है। देश की बेटियां हमेशा ही देश की उन्नति में भागीदार रही हैं। ऐसी ही साहस भरी महिलाओं पर आधारित है हमारा विशेष कार्यक्रम नेत्री। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है रीटा बहुगुणा जोशी, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लोकसभा सांसद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को इनकी जीवन के अब तक की सफर की एक झलक दिखाते हैं। रीटा बहुगुणा जोशी का जन्म 22 जुलाई 1949 को तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में एक राजनीतिक परिवार में हुआ। पिता श्री हेमवती नंदन बहुगुणा, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और कमला बहुगुणा के घर हुआ। रीटा बहुगुणा जोशी ने पीएचडी की है। रीटा बहुगुणा जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। 25 नवंबर 1976 में इनकी शादी श्री पीसी जोशी से हुई, जो कि एक इंजीनियर हैं। रीटा बहुगुणा जोशी ने इलाहाबाद की मेयर बनकर 1995 में राजनीति में प्रवेश किया और सन 2000 तक वो इस पद पर रहीं। 2012 से 2019 के बीच वो 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रहीं। साल 2019 का लोकसभा चुनाव इलाहाबाद से जीतकर रीटा बहुगुणा जोशी संसद पहुंची। रीटा बहुगुणा जोशी का सफर काफी दिलचस्प रहा है, तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। नमस्कार रीटा जी। सबसे पहले एक प्रोफेसर, विद्यार्थी, बहुत अभ्यास करने वाली महिला सक्रिय राजनीति में क्यों जाती है? क्योंकि उनके पिताजी और एक विरासत है, या एक लेगेसी है, या फिर अपने मन से आपको राजनीति में काम करना था? मैं सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा सबका है, क्योंकि आज आप देखिए कितने हजारों राजनेता हैं जो प्रसिद्ध थे, जाने माने थे, पर उनके बच्चे राजनीति में नहीं आए। राजनीति में वही आता है जिसके अंदर कुछ भाव राजनीति के प्रति हो। और मैं ये समझती हूँ कि वातावरण मेरा राजनीतिक था। माता पिता दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और माँ मेरी 1942 की पोस्ट ग्रेजुएट थी, एमए पास किया था उस समय। तो बहुत ही शिक्षित, बहुत ही समर्पित, राष्ट्रभक्त माता पिता के बच्चे थे। तो बचपन से ही हमने जो भी गाथाएं सुनी वो वीरों की सुनी, देशभक्तों की सुनी, और राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, इन बातों में ही तो हम पले बढ़े। लेकिन साथ ही साथ ये भी था कि हर व्यक्ति को किसी न किसी विधा में अपने आप को सिद्ध करना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने, माताजी ने स्पष्ट कह दिया था कि राजनीति की तरफ देखो मत, और अगर देखो तो तब देखो जब आर्थिक रूप से अपने पैर आपके सशक्त हों, मजबूत हों। तो मैं समझती हूँ कि शिक्षा के साथ साथ जनता के प्रति, समाज के प्रति अपने सरोकारों का भी कि भी जिम्मेदारी और बोध हमें बचपन से रहा। तो मैं ये कहूँगी कि अंदर से भी इच्छा थी कि कोई ऐसी जगह बैठे जहाँ से हम अपने माता पिता की लेगेसी को आगे बढ़ा सकें। लेकिन उन दिनों में एक महिला के लिए, और वो भी एक शिक्षित महिला के लिए, राजनीति एक प्रोफेशन तो नहीं था, ये आपका पैशन था जी। और कितना कठिन था, नजरिया क्या था लोगों का? देखिए, कठिन क्या, नजरिया तो अपना भी अलग होता है। हम भी जब सोचते थे कि चुनाव पिताजी नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, तो भाई लड़ेंगे। जब पिताजी नहीं रहे, जब तक पिताजी थे जीवित 89 तक, तब तक हम लोग भाई बहनों में कोई किसी राजनीतिक दल का सदस्य भी नहीं था, उन्होंने बनने नहीं दिया। उनके जाने के बाद धीरे धीरे हम लोग खींचने लग गए, लोगों ने खींचना शुरू किया। तो जब भी होता था, अच्छा कौन चुनाव लड़ेगा, बड़े भैया लड़ लें, छोटे भैया लड़ लें। तो एक हम महिलाओं की भी एक मानसिकता होती है कि अभी कुछ अगर देना है तो वो पैतृक जो है उसी विरासत में जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने तय किया, देखिए मैं तो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, 74 से पढ़ा रही थी, तो मेरे पिताजी गए तो मैं बहुत साधारण ही, मैंने समाज सेवा में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम किया था।
मेरी माँ कहती थी कि हर व्यक्ति अपने लिए सोचता है, समूह अपने लिए सोचता है, तो हमें महिलाओं के लिए सोचना चाहिए। और यकीन मानिए, मेरी माँ ने मुझे प्रेरित किया। मैं बहुत महिला संगठनों से जुड़ी और महिलाओं के लिए बहुत काम किया, मुकदमे करने से लेकर धरने प्रदर्शन करने से लेकर अश्लील साहित्य के खिलाफ, महिलाओं के अधिकार के लिए। उस समय 1992 में चल रहा था आपका कि आरक्षण स्थानीय निकायों में, उसके लिए तो लगातार संघर्ष कर रहे थे। और बाई चांस देखो, मैं पॉलिटिक्स में तो प्रॉक्सी से आई हूँ, ये बात जरूर है, नेतृत्व के लेकिन गुण बहुत थे। सारे सांसद जो महिला है वो प्रॉक्सी से ही आए हैं। किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की बहन, कहीं देहांत होता है, सीट खाली होता है। ऐसा आप देखने जाओ तो बहुत कम ऐसे महिला हैं जिनको एक मौका मिला है अपनी क्षमता पे। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? नहीं, मेरा, आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन मेरा केस बिल्कुल अलग है। इसलिए कि पिताजी ने अपने जीवन काल में तो हम बच्चों को किसी को पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया। मैं जब राजनीति में आई तब तक 25 साल का मेरा महिला आंदोलन का अनुभव था। मैं इलाहाबाद में बहुत लोकप्रिय थी, यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, अच्छी टीचर मानी जाती थी, तो छात्र छात्राओं में मेरी बहुत अच्छी छवि थी, बुद्धिजीवियों में छवि थी, शहर में, गांव में, सब जगह अच्छी छवि थी। हर आंदोलन से खुद जुड़ जाती थी। मेरी बचपन से आदत थी कि कहीं कुछ गलत होते देखती थी तो अपने आप पहुंच जाती थी। तो कहीं श्रमिकों का आंदोलन है उसमें शामिल हो जाना, कहीं पर अगर मान लीजिए किसी दलित पर अत्याचार हो रहा है वहां पहुंच जाना, और महिलाओं पर अगर अत्याचार हुआ तो बिना कुछ सोचे समझे कूद जाना। तो जब 1995 में पहली बार प्रयागराज में मेयर का चुनाव हुआ, आरक्षण महिलाओं का आ चुका था, पहला चुनाव था और सीधे जनता से था, तो यकीन मानो पूरी जनता कहने लगी रीता दीदी आप लड़ो, आप लड़ो, आप लड़ो। पता नहीं किस मूड में हमने भी अप्लाई कर दिया। किसी पार्टी का टिकट तो मिला नहीं, तो मैं स्वतंत्र खड़ी हो गई। और यकीन मानो 1995 में आप जीत के आए। स्वतंत्र जीत जाना बहुत बड़ी बात है, और वो बहुत भी बड़ी बात है। 40,000 वोट से जीत जाना। और निकटतम पार्टी इतनी, और दोनों पार्टियां, कांग्रेस का भी और भाजपा का भी, उस समय हम तो स्वतंत्र उम्मीदवार बड़े धनाढ्य लोगों की पत्नियां थी। पर मैंने तब समझा, इसके बावजूद आपको वो, तब मैंने समझा कि जनता का समर्थन था। अगर आप जनता के बीच में, आप सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाते हो तो फिर चुनाव आप जीत सकते हो, राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो मेयर बनी जनता के प्रेम से, और पूरा प्रयागराज जानता है कि आज भी ऐसे उन ही दिनों है। के प्रयागराज और आज प्रयागराज में क्या परिवर्तन आया है, और आज जब आप एक सांसद हैं तो आपने क्या किया है अपने क्षेत्र के लिए? देखिए, अंतर तो बहुत आया है। पहले प्रयागराज को नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा हुआ माना जाता था, और काफी हताशा भी उन लोगों को भी, क्योंकि जैसे प्रगति होनी चाहिए थी विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज का जो प्रयागराज है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर पूरी तरह से आकर्षित है। मोदी जी को खासतौर से वो अपना नेतृत्व, अब चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो चाहे पार्लियामेंट का हो, लोकसभा का, लोग ये समझते हैं कि अगर मोदी की पार्टी है तो काम करेगी। तो मैं आज के प्रयागराज में इतना ही अंतर मानूंगी कि प्रयागराज आज बहुत सुंदर है, बहुत बेहतर है। उसमें उतना विकास हुआ पिछले 4 सालों में, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए और जब से प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को में आकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। आज आप प्रयागराज पहचानेंगे नहीं। आज से 4 साल पहले का प्रयागराज, आज के प्रयागराज में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत विकास हुआ है, फ्लाईओवर्स, सड़कें, हमारा जो कुंभ का मेला होता है, माघ मेला होता है, वो भी एक विशिष्ट, पहले ही भी बहुत विशिष्ट था, लेकिन अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी सफाई सुथराई के लिए, अपने व्यवस्थाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। तो प्रयागराज जो हमेशा ही एक बहुत ही जानी मानी राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भूमि थी जी, वो और भी ज्यादा निखर कर आई है। तो अंतर ज्यादा नहीं, अंतर इतना ही है कि अब आज जनता काम चाहती है, और काम नहीं तो वोट नहीं। काम नहीं तो वोट नहीं। अगर आप अब जनप्रतिनिधि हैं तो मात्र पार्टी के नाम पे नहीं जीत सकते। पार्टी ने अगर आपको विश्वास दिया, यही बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर आपको एक जिम्मेदारी मिली तो उसका निर्वहन करिए। तो मैं समझती हूँ कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मेरे माता पिता ने भी बहुत परिश्रम किया है। अगर सचमुच गांधीवादी जीवन शैली देखनी थी तो मेरे माँ पिता की देखनी चाहिए थी। हम लोग तो फिर भी काफ़ी कुछ बदल गए हैं जी। लेकिन उन्होंने खादी छोड़ा, वो भी 4 कपड़े से ज़्यादा कभी रखा नहीं। रीटा जी, आपके पास इतने सारे अनुभव हैं, तो क्यों आज राजनीति में महिला का समर्थन नहीं करती है? बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जहां नेतृत्व में अध्यक्ष रहेगी महिला,
स्पीकर रहेगी महिला, मुख्यमंत्री रहेगी महिला, लेकिन ज़मीनी स्तर पे आम महिला को मौका नहीं देते हैं और उनको प्रोत्साहित भी नहीं करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अक्सर महिलाओं से कहती हूँ कि भाई आप क्यों अपने आप को आप चुनौती मानती महिला का ना। हमारा संघर्ष अपनी महिलाओं के लिए समाज में और राजनीति में स्थान प्राप्त करने का है। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि किसी में भी थोड़ा भी अगर टैलेंट है तो उसको आगे कर देना चाहिए। और अगर आप आशंकित, इसका मतलब आप में काबिलियत कम है। अगर आप में काबिलियत में अपने यकीन हो तो आप कभी दूसरे के रास्ते को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए मार्ग सुगम करेंगे। तो मेरी पॉलिटिक्स तो ये है कि मैं हर एक को, चाहे वो पुरुष हो नारी, अगर उसमें ऊर्जा है और उसमें एक झलक है, क्षमता दिखती है, झलक मिलती है, उसको मैं आगे करती हूँ। पर आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं नहीं समझती, मेरे ख्याल से एक बात हो सकती है कि सामाजिक रूप से महिला इतनी दबाई गई है कि अगर वो थोड़ा सा बढ़ती तो सोचती बस अब ऐसा ना कि कोई मेरी जगह पे आ जाए। ये आशंका उसके मन में हो सकती है। अपने वो पुरुष को होता है या महिला को? पुरुष को तो सत्ता जाती दिख रही है। देखिए, सच है। आज आप यूनिवर्सिटीज में जाइए, लड़कों से ज्यादा लड़कियां गोल्ड मेडल पा रही हैं, 2/3। किसी भी विधा में जाइए, जर्नलिज्म में आइए, महिलाओं की भरमार लग गई है। तो महिला IAS PCS देखिए टॉपर्स हो रही हैं। तो आशंकित तो देखिए पुरुष है, लेकिन उसके साथ हमारी सत्ता की लड़ाई है। महिलाओं में हम कुछ ईर्ष्या भी देखती हूँ, उसको ईर्ष्या का भाव आ जाता है। ये थोड़ा सा हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। रीटा बहुगुणा जोशी से बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रीटा जी, हाल ही में कोविड ने ना सिर्फ भारत, पूरे विश्व को हिला दिया है। आपके क्षेत्र में आपने क्या किया जो इतना विशेष है इस महामारी को कंटेन करने में, और क्या है आपका संदेश आपके लोगों के लिए? देखिए, शुरू में तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे मुकाबला किया जाए। इसकी गंभीरता भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी का बार बार संवाद ने इस देश को समझा दिया कि बहुत बड़ा खतरा और चुनौती है। मैं प्रयागराज के बारे में कह सकती हूँ कि हमारा प्रदेश भर में सबसे अगर न्यूनतम इस कोविड का प्रभाव हुआ, उससे ग्रस्त हुए लोग तो प्रयागराज में हुए। इलाहाबाद जिसको आप पहले बोलते थे, तो इलाहाबाद ने के प्रशासन ने, इलाहाबाद के समाज स्वयंसेवी संस्थाओं ने, हम जनप्रतिनिधियों ने, ग्राम प्रधान से लेकर हम तक, सबने अपनी जिम्मेदारी को समझा। खास तौर से मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ से ही हम सबको गांव-गांव में जाकर और इसके बारे में अवेयरनेस, जन जागरूकता फैलाने का दायित्व दिया। तो मैं पहले ही दिन से हम लोगों ने, आज आप जानती हैं कि गांव में अवेयरनेस हो गई थी, 10-15 दिन के अंदर अवेयरनेस आ गई, लेकिन गंभीरता नहीं समझ में आ रही थी लोगों को। तो हम लोगों ने अपने ट्विटर ग्रुप्स, हम लोगों के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं पूरे क्षेत्र में, मेरे करीब 6,500 मेरे लोगों से जुड़े हुए हैं मुझसे। तो सबके साथ में हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई मैसेज देना। फिर उसके बाद हम लोगों ने छोटी छोटी क्लिपिंग्स बनाई, प्रधानमंत्री की आती थी, अपनी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, हैंडबिल्स बनाए, भेजा। और सबसे अच्छी बात ये करी हम लोगों ने कि मास्क बना बना के बांटने शुरू किए। सरकार तो कर ही रही थी, लेकिन हम लोगों की ओर से, मेरे अपनी ओर से, मैंने सिर्फ अपनी ओर से मैंने करीब 15,000 मास्क बनाकर अपने क्षेत्र में बांटे। और मास्क कैसे बनाया जाता है उसको भी हमने वीडियो के थ्रू लोगों को सिखाया। तो जागरूकता बढ़ी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ घनत्व जनसंख्या का कम होता है, खुला रहता है, इसलिए वहाँ कम होता है। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत क्या थी कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काम करते हैं प्रवासी होकर महाराष्ट्र में, हरियाणा में और गुजरात, कर्नाटक। जब वो लोग लौटने लगे तब थोड़ा संकट खड़ा हुआ, क्योंकि वो लौटे तो कैसे उनको क्वारंटाइन करें। फिर जब लोग वापस लौटने लगे,
पैदल घर भाग रहे थे। बहुत काम किया हम लोगों ने, टेंट्स लगाए, रास्ते रास्ते में लोगों को चप्पलें बांटना, भोजन बांटना, सुविधाएं देना, जागरूकता करना, पर जनता ने इसको ऑपरेट किया। और मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात से कि हम लोगों ने बड़ी अच्छी लड़ाई कोविड के खिलाफ लड़ी। जब आप संसद में कोई मुद्दा को उठाते हैं तो आपकी रिसर्च में क्या क्या आपको तैयारी करनी पड़ती है? नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं समझती हूँ बिना मेहनत किए जाना भी नहीं चाहिए। तो जितनी इन्फॉर्मेशन, एक तो हम लोगों के यहाँ जो पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम है, जो आपको आप जो इन्फॉर्मेशन मांगिए आपको दे देते हैं। फिर हम लोग को अंदाज रहता है कि कौन कौन से बिल्स आने वाले हैं, तो उन बिल से संबंधित क्या क्या हुआ है पिछले 20, 30, 40 साल में, हम लोग खोज खोज के मटेरियल निकालते हैं। तो लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, काफ़ी शोध करते हैं, तब हम लोग जाते हैं। और कुछ अपना अनुभव भी होता है। जैसे मान लीजिए कल ही जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस का बिल आया, बाल संरक्षण का, तो उसमें बहुत जानकारी महिलाओं को अपने आप होती है। और मैं मंत्री भी रही यूपी में महिला बाल विकास की, तो मुझे भी अंदाज था। आपका सबसे ऐतिहासिक भाषण कौन सा रहा है? ये मैं कैसे बताऊं कौन सा ऐतिहासिक भाषण होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा वक्तव्य काफी प्रभावशाली रहा है। रीटा जी, एक तरफ बहुत गर्व होता है कि आपका जो सफर रहा है वो बहुत कठिन, शायद संघर्ष भी हैं जो जनता को नहीं पता, लेकिन संघर्ष के साथ साथ उपलब्धि भी, क्योंकि आज आप सदस्य बने हैं लोकसभा के। कौन से ऐसे अनुभव हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो अपने दर्शकों को प्रेरणा देती है? देखिए, जैसे आज लिंग भेद बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हमें बचपन मेरा ऐसा गुजरा कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि लड़की होना कोई गुनाह है। तो या भ्रूण हत्या और दहेज को लेके मेरे घर का वातावरण ऐसा था जिसमें माँ पिता ने मुझे कभी महसूस नहीं दिया कि मैं दोयम हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में भी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाई गई। हमेशा मेरी राय को महत्व दिया गया। मुझे अकेली बेटी होने पर भी कभी ये भाव नहीं दिया गया कि विवाह होकर अपने घर ही जाना है, जीवन में कुछ करना है, सार्थक करना है। तो इसीलिए एमए पास करते हुए टीचर बन गई। फिर अगर टीचर बनी हो तो पीएचडी होना जरूरी है, पढ़ाने में अच्छा होना चाहिए। तो प्रेरणा निरंतर ये नहीं कि परिश्रम करो, और जो भी चीज़ पाओ जीवन में परिश्रम से पाओ। तो मैं समझती हूँ हम लोग की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और सादा जीवन, बहुत ही साधारण जीवन। मेरे पिता 22 साल करीब मंत्री और रहे, लेकिन हमारे घर में शायद फ्रिज उनके मंत्रित्व के काल के 14-15 साल बाद हम लोग नौकरी करने लगे तब आया, नहीं होता था। तो सादा जीवन और परिश्रम, ये हमने उनसे सीखी और उसका बड़ा लाभ हुआ हमको। देखिए, क्योंकि जब मैं पढ़ाने लगी तो लोग सोचते थे अरे तो चीफ मिनिस्टर की बेटी ये क्या पढ़ाएगी, लेकिन आज आप किसी से भी पूछिए, आई वाज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी। क्यों? खूब मेहनत करी। जब मेयर बनी खूब मेहनत करी, महिला आंदोलन में रहे खूब मेहनत करी। मैं ये कहती हूँ मेरा जो सफ़र है ये पिता का आशीर्वाद, उनका नाम, अच्छे काम, मेरी माँ का आशीर्वाद और मेहनत। लेकिन मेहनत, देखिए मैं सच कहती हूँ, जितना परिश्रम मैं आज भी करती हूँ, 16 घंटे, लोग मान नहीं सकते। दरी बिछाने से लेके भाषण देने तक कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं अच्छे से नहीं कर सकती। और मेरी पूरी जनता जानती दीदी के पास सब, मैं आई एम पॉपुलरली नोन एज दीदी। तो मेरे पूरे गांव हर आदमी मुझे कहता है कि जानता है कि अगर उसको जरूरत पड़ी तो मैं खून भी बहा दूंगी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनको आप पे विश्वास हो जाए जनता को। ऐसा कौन सा एक अनुभव जो आप शेयर करना चाहते हैं जहां आपको लगता है कि हाँ, इससे मैंने सीखा और आगे भी बढ़ा? 2 अनुभव है मेरे पिताजी मुसलमानों के बहुत हिमैती थे और बहुत काम करते थे। उनको तो मौलाना बहुना भी कहा जाता था। 1969 का चुनाव था, मैं बीए में पढ़ती थी और पिताजी चुनाव हार गए। पहली बार हारे, मुस्लिम मजलिस आ गई थी ऊपर, तो 400 वोट से हारे। तो एकदम स्टन रह गए हम लोग। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि लीजिए, आप तो बहुत कहते थे कि अक़लियत के लिए करना चाहिए, और देखिए उन्होंने आपको हरा दिया। तो हाथ पकड़ के मुझसे बोले कि देखो, अगर जनता का कोई सेक्शन ने मुझको रिजेक्ट किया, इसके मतलब मुझे और काम करने की ज़रूरत है। अगर जनता आपको हराती है तो उससे आपको सीख लेनी चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो राजनीति में हार जीत का असर नहीं होना चाहिए, ये मैंने उनसे सीखा। दूसरा जो मेरा अपना अनुभव है वो ये है कि सच बोल दो। सच बोलने से आदमी की बहुत सारी बातें छुपानी नहीं पड़ती। मैं छोटी सी थी, एक बार मैंने अपने पिताजी से झूठ बोला। जिंदगी में 2 ही थप्पड़ खाई उनसे। एक थप्पड़ खाई थी जब 10 साल की थी। उन्होंने कहा कि सच बोल दो,
यकीन मान लीजिए, या तो मैं बोलूंगी नहीं, अगर कोई पूछेगा तो सच्ची बोलती हूँ, झूठ मैं नहीं बोल पाती। ये एक बहुत बड़ा मैंने सीख ली। तीसरी सीख ये ली कि अच्छा काम करो तो उसका रिवॉर्ड मत एक्सपेक्ट करो। मैं अपने भाई के चुनाव में इलाहाबाद में लड़ रहा था, उसके लिए कैंपेन कर रही थी। एक लड़का अस्पताल में बहुत बीमार था, उसको खून की जरूरत थी। मैं 50 साल क्रॉस कर चुकी थी। मैं उसको 2 बजे रात उठाकर अस्पताल लाई इलाहाबाद। उन्होंने कहा इसको तत्काल खून दीजिए नहीं तो ये मर जाएगा। तो मैं क्या करती, मैंने कहा मेरा ले लो, नहीं ले रहे थे, मैंने लड़के दिया उसको खून। और जब चुनाव हुआ तो उसने हमारे खिलाफ वोट डाली। क्या बात कर रहे हैं? उसने खिलाफ में वोट डाली। तो एक क्षण मेरे मन में आया कि क्या मैंने उसको खून इसलिए दिया था कि मुझे वोट दे? तो मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। तो बेसिकली काम करते जाओ, रिवॉर्ड मिलता अपने है। तरफ आएगा। एक आम परसेप्शन बनता है कि सहृदय हैं, अच्छे हैं, भ्रष्ट नहीं है, मेहनती हैं। देखिए, आपके जीवन कुछ छुपता नहीं है आजकल। आप जो भी करते हो जनता के पास होता है। तो भाई मेरा तो यही है कि काम ऐसा करो कि माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो। जी वो नहीं भी हैं दुनिया में तो भी। जी। क्योंकि मेरी माँ ने एक ही बात कही थी जब मेरे पिताजी गए थे दुनिया से। तीनों भाई बहनों को बिठा के देखा कि देखो, पिता के नाम में जोड़ ना सको तो घटाना मत। बहुत बड़ी बात है। ये मेरे माँ ने मुझसे कहा था। आज तक मैंने कभी बोला नहीं इस बात को, आज आपने जी। पूछा तो मुझे याद आया। एंड वी स्टार्टेड क्राइंग। इस तरह की बातें आपको जीवन में गांठ बांध देती हैं। और तो मुझे- अचानक से वो एक राह में आपको समर्थन कहीं दे ना देती कहीं है। आपके दिमाग में आ जाती है बात। जी जी। आपके हॉबीज क्या हैं, और जब आप आपके क्षेत्र में नहीं हैं, दिल्ली में नहीं हैं, तो क्या करती हैं आप? मैंने बहुत सारी किताबें लिख डाली हैं और पढ़ने का शौक मुझको बहुत ज़्यादा है। और महिला विषयों पे मुझे बहुत दिलचस्पी है। तो मैं महिलाओं के संदर्भ में कोई भी पढ़ने की वस्तु छोड़ती नहीं। और अब मैं एक किताब वर्तमान में लिख रही हूँ जिसमें मैं 1990 से 2020 तक हाँ। की राजनीतिक धाराओं को विशेषकर एक महिला की दृष्टि से बहुत अच्छी मैं उस बात। पे काम कर रही हूँ आजकल। मुझे और वो लगता है हमारा इस कार्यक्रम से भी संबंधित। 1-2 साल में आएगा। और मैंने ग्रामीण महिलाओं में बहुत परिवर्तन देखा है, सार्थक परिवर्तन देखा है। उनमें ज़्यादा जानकारी है, बोध है। तो वो बेटियां जो राजनीति में नहीं आना चाहती है क्योंकि उनको लगता है कि ये लास्ट चॉइस है, माता पिता कहते हैं कि डॉक्टर बनो, अफसर बनो, साइंटिस्ट बनो, जर्नलिस्ट बनो, लेकिन राजनीति यानी कि ना, आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? अपने पहला कदम राजनीति में नहीं होना चाहिए। समाज सेवा में अगर आप हैं और किसी पल आपको ये लगता है कि हाँ हम राजनीति में जाकर सेवा बेहतर कर सकते हैं, तब आइए। लेकिन कोई आज भी IAS लोग अपना नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं। राजनीति का अर्थ क्या है? अंततः समाज सेवा है। तो अगर आप किसी भी विधा में रहकर अपने पड़ोसी के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने गांव के लिए सोचते हैं तो वो भी सार्थक जीवन है। राजनीति ना करिए, राजनीति में षड्यंत्र है वो मत करिए, चुनाव मत लड़िए, लेकिन नेता क्या करता सार्थक है? जीवन में मदद कीजिए। बस आस पड़ोस गांव, वहीं से आपका नाम होगा। मैं कहाँ थी पॉलिटिक्स में? जब 95 में मैं चुनाव लड़ी तो मैं राजनीति में नहीं थी, मैं समाज सेवा में थी। पिता का नाम जरूर था। लोगों को आपको कैसे याद करना चाहिए? बस कि एक ईमानदार और जनता के प्रति समर्पित नेता थी। मैं समझती हूँ सुचिता और ईमानदारी 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं। जीवन लेकिन आपका सुचितापूर्ण होना चाहिए क्योंकि लोग आपको देखकर अनुसरण करते हैं। तो आई थिंक मोरालिटी इज द बेसिस ऑफ योर लाइफ। लेकिन एक महिला जो सक्रिय राजनीति में है उनको समर्थन चाहिए परिवार की, तो आपके पति और आपके परिवार ने आपको समर्थन दिया? क्या हुआ आपके शादी के बाद कि आपको ये सपोर्ट सिस्टम मेरे मिला? पति पब्लिक सेक्टर में थे, जनरल मैनेजर होकर रिटायर हुए, विदेश के पढ़े हुए थे। तो शुरू में जीवन हम ही 2 थे, हमारे ससुर जी नहीं थे, सास नहीं थी। तो सुबह 7 बजे जाते थे, मैं टिफिन बना के देती थी, घर देखती थी, यूनिवर्सिटी पढ़ाती थी, बच्चा पालती थी, थोड़ा बहुत समाज सेवा करती थी। जब ये इलाहाबाद की सीट आरक्षित हुई तो सबसे पहले मेरे पति ने कहा तुमको लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि क्यों? बोले नहीं, तुम्हें कुव्वत है, मैं देखता हूँ कि तुम्हें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तुम अच्छा करोगी नगर के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी। फिर आप मुझसे मत कहिएगा कि मेरे शर्ट में बटन क्यों नहीं है, तो मेरे जूते में पॉलिश क्यों नहीं है, क्योंकि फिर घर के प्रति थोड़ी कम हो जाएगा। बट तब तक मेरा बेटा एक ही संतान है मेरी, वो इंटरमीडिएट क्लास दर्जा पार कर चुका था, 12 दर्जा। तो बोले नहीं, यू कंटेस्ट। फिर मैंने पूरे ससुराल की मीटिंग बुलाई, फिर सबने कहा कि नहीं तुम लड़ो।
तो एक सामूहिक निर्णय था, मेरी कोई बहुत प्रबल इच्छा नहीं थी लड़ने की। लेकिन मुझे भी ऐसा लगा कि मैं जो समाज सेवा करती हूँ, जो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ती हूँ, अगर महिलाएं ही निर्वाचित पदों पे नहीं होंगी तो महिलाओं की सुनेगा कौन? तो जहाँ कानून बनता है वहाँ मुझे होना चाहिए, जहाँ से योजनाएं बनती हैं नगर के, गांव की, वहाँ मुझे होना चाहिए। तो मैं चुनाव लड़ी, मेयर बनी, और ईश्वर की कृपा से आज लोग याद करते हैं कि आई वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट मेयर, सबसे अच्छी मेयर थी। तो मिलता है रिवॉर्ड आपको, आप अगर ईमानदारी से काम करिए तो। अंत में रीटा जी, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और ख़ास तौर से आपके क्षेत्र से, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, किसान हमारे जीवन रेखा की रीढ़ है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और किसान सिर्फ पुरुष नहीं है, नारी भी किसान है, क्योंकि 70% काम तो खेत में महिला ही करती है। तो ये बात सब समझ लें, महिला पुरुष दोनों, कि दोनों के साथ चलने से ही विकास होगा, परिवार का भी और समाज का भी। तो एक दूसरे का सम्मान करें। महिला घर में काम करती है तो इसका काम ही ना सोचकर उसको सम्मान दें कि वो अपने कमर कस के दिन 12 घंटे 14 घंटे घर का काम करती है, उसको भी इज्जत मिले। और अपनी मेहनत से हम लोग इस देश को आगे ले जाएं। नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करिए, योगी आदित्यनाथ जी में विश्वास करिए। मैंने बहुत राजनीति देखी है 60 साल। मैं कह सकती हूँ कि अगर मोदी योगी के रहते उत्तर प्रदेश की शक्ल नहीं बदली तो कभी नहीं बदलेगी। तो इसलिए मौका है अपने किसान, ये जो हमारे किसान कानून आए हैं, इसको ग्रहण करना है, इनके आधार पर चलकर अपनी आमदनी को दुगना करना है, तिगुना करना है, और किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे सक्षम, शिक्षित महिला नेत्री आगे बढ़ें, और आपको यही शुभकामनाएं देते हुए नमस्कार। धन्यवाद। तो ये थी रीटा बहुगुणा जोशी, जो इस पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।